हेलो एवरीवन। तो जो आज हम वीडियो देखेंगे वो अब हम जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उससे आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे बल्कि जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो हमें सिर्फ ये समझ आएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, लेकिन क्या पता नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कुछ और हो, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इन इंडियन पॉलिटिकल एनालिसिस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। भारतीय राजनीतिक विश्लेषण में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, उदार संस्थागतवाद। सेकंड है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म यानी कि संरचनात्मक मार्क्सवाद। थर्ड है गांधीयन एनार्किज्म, गांधीवादी अराजकतावाद। और डी है बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, संरचनात्मक मार्क्सवाद। तो जो ये रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट है, ये है क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि द गवर्नमेंट और स्टेट इज नॉट जस्ट अ पपेट और डायरेक्ट टूल ऑफ द रिच रूलिंग क्लास, यानी कि जो सरकार है और राज्य है वो किसी भी अमीर शासक वर्ग की सिर्फ कठपुतली या सीधा उपकरण नहीं है। द स्टेट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन, जो राज्य है उसकी अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो जब ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है, अगर हम ग्लोबली बात करें तो लुइस अल्थ्यूजर और निकोस पोलेंटास के द्वारा ये दिया गया है। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमजा अलवी और प्रणब बार्धन के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। इस कंसेप्ट के अलावा जो हमजा अलवी है इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया है जिसे बोलते हैं ओवरडेवलप्ड स्टेट। इन्होंने ओवरडेवलप्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो ये अदर पार्ट्स थे इसमें, जैसे कि क्या ऑप्शन थे और भी थे, कुछ दिए हुए हैं ना इसमें ऑप्शंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उस ऑप्शंस में क्या बात की गई है। सबसे पहले है लिबरल इंस्टीट्यूशनिज्म यानी कि उदार संस्थागतवाद। ये क्या है उदार संस्थागतवाद? तो जो ये उदार संस्थागतवाद है ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि स्टेट कैन कोऑपरेट थ्रू लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट ग्लोबल चाओस, यानी कि जो राज्य है वो कानून और संगठन से वैश्विक अराजकता को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। यानी कि राज्य कानून और संगठन के सहयोग से वैश्विक अराजकता को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है लिबरल इंस्टीट्यूशनिज्म का, ये किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट कोहेन के द्वारा। ठीक है, और दूसरे कौन है? जोसेफ नाई। जो रॉबर्ट कोहेन है इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है जिसे कहते हैं क्या? आफ्टर हेजीमनी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही फेमस है और ये जो बुक है आफ्टर हेजीमनी ये लिखी गई है रॉबर्ट कोहेन के द्वारा 1984 में। और वैसे ही जोसेफ नाई ने भी रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर एक बुक लिखी है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, जो लिखी है 1977 में। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये किस पे फोकस करता है? ये करता है एब्सोल्यूट गेन पर, यानी कि पूर्ण लाभ पर ये फोकस करता है रेदर देन डिफीटिंग अदर्स, की हमें दूसरों को डिफीट नहीं करना है बल्कि हमें एब्सोल्यूट गेन करना है। ठीक है, द स्टेट एक्ट्स एज अ न्यूट्रल अंपायर, यानी कि जो स्टेट है वो निष्पक्ष एम्पायर की तरह काम करता है, किसमें? डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में वो ऐसे काम करता है। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है कि गांधीयन एनार्किज्म, गांधीवादी अराजकतावाद। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है कि टोटल ऑपोजिशन टू स्टेट अथॉरिटी, सोसाइटी शुड रन ऑन
सेल्फ रूल एंड मॉरल्स, यानी कि जो ये गांधीयन एनार्किज्म अप्रोच है, ये क्या बोलती है, जो स्टेट अथॉरिटी होती है यानी कि जो राज्य की सत्ता होती है, ये इसके बिल्कुल ओपोजिशन, मतलब बिल्कुल ये ऑपोजिट है इसके, ठीक है। ये क्या बात करती है, ये बात करती है कि जो सोसाइटी है उसको क्या करना चाहिए, सेल्फ रूल, यानी कि सेल्फ रूल का मतलब क्या होता है, स्वशासन, और मॉरल्स यानी कि नैतिकता पर काम करना चाहिए, ठीक है। और जो ये अप्रोच है ये किसके द्वारा दी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये अप्रोच दी गई है। और उन्होंने क्या कहा है कि द स्टेट रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, हेंस इट मस्ट बी अबॉलिश्ड, कि जो राज्य है वो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस यानी कि संगठित हिंसा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। ये बात की गई थी। अब जो ऑप्शन डी था वो है बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद। अब ये व्यवहारवाद क्या बात करता है, व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट है कि मेकिंग पॉलिटिकल साइंस अ प्योर साइंस बाय स्टडिंग फैक्ट्स एंड ह्यूमन एक्शंस, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसको शुद्ध विज्ञान बनाना है। कैसे बनाएंगे, तथ्य यानी कि फैक्ट्स और ह्यूमन एक्शंस को स्टडी करके, ठीक है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है बिहेवियरलिज्म की, ये दी गई है डेविड ईस्टन और चार्ल्स मेरियम के द्वारा, जो किस पे फोकस करती है, वैल्यू फ्री स्टडी यानी कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर ये फोकस करती है, जो कि व्हाट इज क्या है पर ध्यान देते हैं व्हाट आउट टू बी, कि क्या होना चाहिए के बजाय, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिफाइड बोथ ICCPR एंड ICESCR इन, भारत ने ICCPR और ICESCR दोनों का अनुमोदन कब किया। ऑप्शन है 1948, 1968, 1979 और 1993। तो जो इस का करेक्ट आंसर है वो है 1979। अब देखते हैं ये ICCPR क्या है। तो ICCPR की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार नियम, जिसको इंडिया ने कब रेटिफाइड किया था, 27 मार्च 1979 में, ठीक है। और जो ये है ICESCR, ये है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का नियम, जिसे इंडिया ने कब रेटिफाइड किया था, 10 अप्रैल 1979 में। और बोथ ICCPR एंड ICESR आर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, जो कि क्या है, मानव अधिकार समझौते हैं, किसके, यूनाइटेड नेशन के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के ये दोनों हैं मानव अधिकार समझौते, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन ए कि जो 1948 था, 1948 में क्या हुआ था। 1948 में UN अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 1948 में। और 1968 में क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स हेल्ड इन तेहरान। 1968 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पहली, किस पे, मानव अधिकारों पर, जो हुई थी तेहरान में, ठीक है। अब ऑप्शन डी है 1993 में इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि भारत ने 1993 में एस्टेब्लिश किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मोस्ट आर्डेंट चैंपियन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक कौन है। ऑप्शन है A. J.S. मिल, B. C.B. मैक्फरसन, C. जेरमी बेंथम और D. एलेक्सिस डी टॉकेविल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है J.S. मिल, ठीक है। उन्होंने जो बुक लिखी है एक ऑन लिबर्टी, J.S. मिल की बुक है ऑन लिबर्टी, 1859 में ये लिखी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स शुड हैव कंप्लीट फ्रीडम ओवर देयर माइंड्स एंड बॉडी, कि किसी भी इंडिविजुअल को उसके माइंड और बॉडी पर कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए,
ठीक है। इन्होंने बात की है हार्म प्रिंसिपल की। मैंने जैसे कल भी एक्सप्लेन किया था कि हार्म प्रिंसिपल क्या है। हार्म प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल तभी बाधित किया जा सकता है अगर वो किसी और की स्वतंत्रता को हार्म कर रहा हो, यानी कि दूसरों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। सीबी मैकफर्सन है ऑप्शन बी। इन्होंने क्या दिया था? ही क्रिटिसाइज द कैपिटलिस्ट आइडिया ऑफ लिबर्टी। पूंजीवादी विचार के ये बहुत बड़े आलोचक थे। एंड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। और जिसने क्या दिया था? स्वामित्वपूर्ण व्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। अब ये पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म है क्या है? एन individual is the sole owner of their own person and capacities, कि एक इंसान खुद का और अपनी क्षमताओं का एकमात्र मालिक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि जर्मी बेंथम की, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद के जनक। उपयोगितावाद में उन्होंने क्या बात की थी? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इन्होंने बात की थी, ये वैल्यू देते हैं यूटिलिटी और हैप्पीनेस को एब्सोल्यूट लिबर्टी से, यानी कि यह पूर्ण स्वतंत्रता से ज्यादा यूटिलिटी और हैप्पीनेस को वैल्यू देते हैं। अब ऑप्शन डी है एलेक्सिस डी टॉकेविल। ठीक है, इन्होंने स्टडी की थी डेमोक्रेसी एंड इन्होंने डेमोक्रेसी को स्टडी किया था और वांट दैट एक्सट्रीम इक्वालिटी कुड समटाइम्स एंडेंजर लिबर्टी, यानी कि अत्यधिक समानता है वो क्या करती है? कई बार समानता स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा कर देती है, यानी कि ये भी इक्वालिटी एक्सट्रीम इक्वालिटी के समर्थक नहीं थे। ठीक है, इन्होंने टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी, बहुसंख्यक की तानाशाही का प्रयोग किया था। जब इन्होंने ये बात की थी कि अगर व्यक्तियों को बहुत ही अधिक समानता दी जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा? जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाएगी और बहुसंख्यक की तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, इनके ही इस थॉट से खुश होकर, मतलब ये भी इसके क्या थे? समर्थक थे J.S. मिल। उन्होंने इनकी ही बुक से ये टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी ये लाइन ली थी और अपनी बुक में इसे डाला था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज इन रिलेशन टू आर्टिकल 1 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है फ्रीडम, बी है इक्वेलिटी, सी है डिग्निटी, फिर है प्रॉपर्टी और फिर है रीजन एंड कॉन्शियस, यानी कि स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, संपत्ति, बुद्धि और विवेक। इनमें से जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन थी इसमें से आर्टिकल 1 में किस किस वैल्यूज की बात की गई है? तो जो आपके पास ऑप्शंस थे वो थे, ए ऑप्शन में था 1, 2, 3, बी में था 1, 2, 3 एंड 5, सी में था 1, 2, 4 एंड 5 एंड डी में था ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 5, यानी कि फ्रीडम, इक्वेलिटी, डिग्निटी एंड रीजन एंड कंसर्न्स की बात की गई थी आर्टिकल 1 में, किसके? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। अब देखते हैं ये आर्टिकल 1 बोलता क्या है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। They are endowed with reasons and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और विवेक की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे के भाव से ही बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें किस किस की वैल्यूज की बात की गई है? देखो, गरिमा मतलब गौरव की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, बुद्धि और विवेक की बात की गई है। ठीक है, तो जो ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी है इसकी भी बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 1 में नहीं, आर्टिकल
17 में। किसके? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब की गई थी? ये 1948 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। हु वॉज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एज द फ्रूट ऑफ लेबर? श्रम के फल के रूप में संपत्ति के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी जीन जैक रूसो और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन लॉक। ठीक है, अभी जॉन लॉक कौन थे? जॉन लॉक नोन एज द फादर ऑफ द लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं और इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इनकी जो बुक है सेकंड ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट में इन्होंने क्या कहा था कि अर्थ बिलोंग्स टू एवरीवन इन कॉमन, यानी कि जो प्रकृति है वो उसने सभी मनुष्यों को संसाधन साझा रूप में दिए हैं, यानी कि उस जो नेचर है उसने किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया है कि अमीर को ज्यादा दिया या गरीब को कम दिया, नहीं, उसने सबको जो रिसोर्सेज है वो इक्वली दिए हैं। ठीक है, however when a person mixes physical labor with natural resources it becomes that person's private property, यानी कि जब क्या है जो प्रकृति है उसने तो संसाधन सभी मनुष्यों को एक बराबर दिए हैं, लेकिन जब मनुष्य यानी कि जब पर्सन अपने फिजिकल लेबर के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को जोड़ता है, यानी कि जब नेचुरल रिसोर्सेज में वो अपने श्रम को भी जोड़ता है तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है, यानी कि मनुष्य अपने श्रम से किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज पर काम करेगा तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, और जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसे ही देखा जाता है फ्रूट ऑफ लेबर की तरह। ओके, आया समझ? अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। थॉमस हॉब्स ने क्या दिया है, क्या कहा है इस बारे में? तो जो थॉमस हॉब्स है वो कहते हैं प्रॉपर्टी राइट डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, जैसे कि लॉक कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी का राइट है वो नेचुरल राइट है। उन्होंने कौन कौन से नेचुरल राइट दिए थे? लॉ ऑफ मतलब राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी एंड राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये थी नेचुरल राइट्स की बात की थी। बट जो थॉमस हॉब्स है वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी एक नेचुरल राइट नहीं है। प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड ओनली बाय द लॉज ऑफ द सॉवरेन गवर्नमेंट, जो क्या है? स्टेट, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो बनाई जाती है और प्रोटेक्ट की जाती है किसके द्वारा? लॉज के द्वारा, और वो लॉज होते हैं सॉवरेन गवर्नमेंट यानी कि संप्रभु सरकार की, जो क्या है? एक स्टेट है। अब बात करते हैं जीन जैक रूसो की। उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा है? ही क्रिटिक प्राइवेट प्रॉपर्टी। जीन जैक रूसो प्राइवेट प्रॉपर्टी की आलोचना करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, चेंज एंड सोशल एविल इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो वो क्या बोलते हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसकी वजह से इनइक्वालिटी, असमानता, चेंज यानी कि बंधन और सोशल एविल यानी कि सामाजिक बुराइयां हैं जो कि मानव समाज में पनपती है। किसकी वजह से? प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स गेव अ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी कि श्रम का मूल्य का श्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये क्या कहते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास स्टील्स द सरप्लस वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर लेबर। उन्होंने क्या कहा था कि जो ये कैपिटलिज्म है यानी कि जो ये पूंजीवादी अप्रोच है, इसमें जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो क्या करते हैं? जो लेबर की सरप्लस वैल्यू होती है उसे चुराते हैं यानी कि स्टील करते हैं। अब सरप्लस वैल्यू है क्या? देखो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कौन करते हैं? लेबर्स। ठीक है, अब लेबर्स ने उस पर काम किया, यानी कि कोई एक पेन है उस पर लेबर्स की कॉस्ट लगा दो, कितनी भी आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगा दो, वो क्या बनता है? वो बन गया 5 रुपये में। ठीक है, अब आगे कंपनी उसे कितने में बेच रही है? 10 रुपये में। अब जो ये 5 और 10 के बीच का कितना फायदा हो रहा है उसको? 5 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, उसमें से भी कुछ तो वो इनकी सैलरीज वगैरह दे रहा है। ठीक है, जो सैलरीज वगैरह देने के बाद जो भी
मूल्य, जो भी वैल्यू बच रही है वो होती है सरप्लस वैल्यू, ठीक है, जो कि कैपिटलिस्ट अपनी जेब में डाल रहा है, क्योंकि काम तो लेबर कर रही है लेकिन नहीं, जो वो वैल्यू है वो कौन ले जा रहा है, कैपिटलिस्ट, ठीक है। एडवोकेट फॉर द अबॉलिशन फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जड़ से खत्म कर देने की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम मनोहर लोहिया स्पोक अबाउट हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। राम मनोहर लोहिया ने कितनी क्रांतियों की बात की है? ऑप्शन है 5, 6, 8 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 7। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? 7 रेवोल्यूशन का। तो वे बिलीव करते थे कि these 7 revolutions are needed at the same time to create a fair and equal society, कि अगर हमें फेयर और इक्वल सोसाइटी को बनाना है तो हमें इन 7 क्रांतियों की एक साथ जरूरत है। अब ये 7 क्रांतियां थी क्या? ठीक है, पहली है फॉर इक्वेलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, नर और नारी की समानता के लिए क्रांति। सेकंड है अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति प्रथा के खिलाफ और समानता के लिए क्रांति। थर्ड है अगेंस्ट कॉलोनियल रूल फॉर फ्रीडम, विदेशी शासन के खिलाफ और स्वतंत्रता के लिए क्रांति। फोर्थ है फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी होर्डिंग्स, आर्थिक समानता और निजी संपत्ति के विरुद्ध क्रांति। फिफ्थ है फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट स्टेट कंट्रोल, नागरिक स्वतंत्रता और निजी जीवन में सरकारी दखल की विरुद्ध क्रांति। ऑप्शन 6 है फॉर वेपन फ्री पीस एंड नॉन वायलेंस, हथियारों के खिलाफ और विश्व शांति के सत्याग्रह के लिए क्रांति। और लास्ट जो रेवोल्यूशन है वो है अगेंस्ट कलर बेस्ड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ क्रांति। जो इन 7 क्रांतियों की बात किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने। और क्यों की थी? ताकि एक सोसाइटी को फेयर और इक्वल बनाया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Which 3 stages of the abolition of caste have been mentioned by the Dr. Ambedkar in his book The Annihilation of Caste? डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति की समाप्ति के किन 3 चरणों का उल्लेख किया है? ऑप्शन 1 है रिफिकेशन यानी कि पुनःकरण, सेकंड है ट्रांसेंडेंस यानी कि श्रेष्ठता, तीसरा है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात और चौथा है एनहिलेशन यानी कि विध्वंस। तो जो आपके पास इसके ऑप्शंस है ये दिए गए हैं। ऑप्शन जो इसके ऑप्शंस है वो दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इसमें यानी कि 1, 2 and 3, सेकंड है 1, 4 and 3rd, और थर्ड है 1, 2 and 4th एंड लास्ट है 2, 3rd and 4th। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2nd, 3rd and 4th। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा ये लिखी गई है। कब? 1936 में। और अंबेडकर और किसके लिए जाने जाते हैं? अंबेडकर को सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि इन्होंने जाति प्रथा को ख़त्म करने की बात की थी और साथ ही में इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और ये मसौदा समिति के ड्राफ्ट कमीशन के हेड भी थे, चेयरमैन भी थे यानी कि अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो इन्होंने जो बुक लिखी है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में उन्होंने इसमें बात की है पहले ट्रांसीडेंस यानी कि श्रेष्ठता की, जो कि एक फिलोसफिकल पाथ को मानता है। इसका मतलब है कि राइजिंग अबव एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस, नैरो आइडेंटिटीज एंड सोशल बाउंड्रीज टू अचीव हायर वैल्यूज, कि हमें जो एग्जिस्टिंग लिमिटेशंस है, नैरो आइडेंटिटीज है और जो सोशल बाउंड्रीज है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनसे ऊपर जाकर काम करना होगा, तभी हम हायर वैल्यूज को अचीव कर सकते हैं। सेकंड है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात। द शैलो वीक सॉल्यूशन, जिसको कि एक कम सॉल्यूशन मतलब कमजोर
सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है कि स्मॉलर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप चेंजेस इट्स वे टू मर्ज इनटू द डोमिनेंट लार्जर ग्रुप्स, कि जो क्या होते हैं, जो ये स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड यानी कि छोटे और सीमांकित जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ग्रुप ही चेंज करते हैं और मर्ज हो जाते हैं डोमिनेट यानी कि लार्ज ग्रुप में, वो अपने आप को चेंज कर देते हैं। एसिमिलेशन का मतलब ये है। ठीक है, और थर्ड है एनहिलेशन यानी कि विध्वंस, द फाइनल गोल यानी कि अंतिम लक्ष्य, द टोटल रेडिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ सम टाइम्स सो दैट नो ट्रेस ऑफ इट रिमेन, यानी कि हमें रेडिकली यानी कि क्रांतिकारी रूप से सब कुछ खत्म करना है, ताकि सब कुछ में क्या खत्म करना है, जाति प्रथा को खत्म करना है, ताकि इसका कोई भी निशान बचा ना रहे। ठीक है, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, मतलब फेमस लाइन है, वो है यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ कास्ट, कि आप जाति की नींव पर किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और ये लाइन भी इन्होंने इसी बुक द एनहिलेशन ऑफ कास्ट में कही है। अब एक और पॉइंट था इसमें, अगर आपने देखा होगा, रीफिकेशन, पुनःकरण, इसका क्या मतलब है, बिलीविंग आ ह्यूमन सिस्टम इज नेचुरल, कि जो ये ह्यूमन सिस्टम है यानी कि जो ये कास्ट सिस्टम है जिसमें कि 4 कास्ट की बात की गई है, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि ये नेचुरल है, ये भगवान ने बनाई है। बट जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे वो इसे मना करते कि नहीं, ये भगवान ने नहीं बल्कि मनुष्य ने ही बनाई है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग एंड द सिलेक्ट द करेक्ट पेयर्स। ठीक है, तो पहला है द एनिलेशन ऑफ कास्ट, origin of untouchable, who were the शूद्रास, रिडल्स इन हिंदुइज्म, और जो आगे ईयर्स दिए हैं वो है 1936, 1997, 1948 और 1946। तो कौन सी बुक कब लिखी गई है, तो इसमें जो ऑप्शंस है आपके पास वो ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो पहली बुक है वो दी गई है 1936 में, दूसरी है 1997 में, तीसरी है हूवर शूद्रास 1948 में, और चौथी है द रिडल्स इन हिंदुइज्म 1946 में। बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए, यानी कि यही, कि पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो पहली बुक है द एनिलेशन ऑफ कास्ट वो लिखी गई है 1936 में। जो सेकंड बुक है ओरिजिन ऑफ अनटचेबल ये लिखी गई है 1948, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर जो ऑप्शन नंबर सी है हू वर शूद्रास ये लिखी गई है 1946 में, और जो लास्ट है रिडल्स इन हिंदुइज्म ये लिखी गई है 1997 में। ओके, तो ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक है, ये मोस्ट फेमस अनडिलीवर्ड स्पीच टर्न इनटू अ बुक। ये कहा जाता है कि एक ये अनडिलीवर्ड स्पीच है BR अम्बेडकर की, जो कि स्पीच तो नहीं हो पाई पर इसको एक बुक बना दिया गया। तो इस बुक में ही क्रिटिक्ड द हिंदुइज्म कास्ट सिस्टम एंड कॉल्ड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि ये जो हिंदू का ये कास्ट सिस्टम जाति प्रथा है इसको पूरे रूप से खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है, जो सेकंड बुक है द अनटचेबल जो लिखी गई है 1948 में, इसमें ये बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया लिंकिंग इट टू ब्रोकन मैन एंड द रिजेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो इसमें ये बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी का ओरिजिन इंडिया में कैसे हुआ और कैसे ये जो अनटचेबिलिटी है ये एक समाज को खत्म करती है और बुद्धिज्म को रिजेक्ट करती है। आपने इनके बारे में ये भी देखा होगा कि जब BR अम्बेडकर की जब डेथ होने वाली थी ना 1956 में, तो इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इन्होंने बौद्ध धर्म बुद्धिज्म को अपना लिया था। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया था। अब इनकी तीसरी बुक है हु वर द शूद्रास 1946 में ये लिखी गई है, जिसमें कि इन्होंने ट्रेस किया है हिस्ट्री को किसके, शूद्र वर्ण की, यानी कि जो शूद्र वर्ण था 4 वर्णों में से सबसे लास्ट वर्ण था शूद्र, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया और कहा है कि दैट शूद्रस वर ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द क्षत्रिय वर्णा इन द इंडो आयरन सोसाइटी, की जो इंडो आयरन सोसाइटी थी उसमें जो ये शूद्र है वो भी क्षत्रिय वर्ण का ही एक हिस्सा थे। ठीक है, इन्होंने इसमें ये बात की है। रिडल्स इन हिंदुइज्म,
अंबेडकर पोस्टह्यूमस राइटिंग, यानी कि ये अंबेडकर की मृत्यु के बाद लिखी गई थी, यानी कि लिखी तो ये पहले गई थी पर इसको पूरी सिस्टमेटिकली जब इसको पब्लिश किया गया था तो 1996 में किया गया था, पर जो बी आर अम्बेडकर जी है उनकी डेथ पहले ही हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। अकॉर्डिंग टू हेगल मॉडर्न सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट डोमेन्स, की हेगल के अनुसार आधुनिक समाज 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। कौन कौन से? ऑप्शन था फैमिली, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, स्टेट, यानी कि परिवार, सरकार, नागरिक समाज और राज्य। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी पहला, चौथा और तीसरा। ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। जो हिगल है इन्होंने अपनी एक बुक है एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, ठीक है, क्या नाम है बुक का? एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट में इन्होंने मॉडर्न सोशल एंड एथिकल लाइफ को डिवाइड किया था 3 मुख्य डोमेन्स में, ठीक है, जिसको और क्या कहा जाता है? स्टिचिकेट, यानी कि एथिकल लाइफ्स को कौन कौन सी इसमें बांटा था इन्होंने? द फैमिली, यानी कि एक परिवार, सिविल सोसाइटी, यानी कि नागरिक समाज, द स्टेट, यानी कि राज्य। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट की कोई भी बात नहीं की थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायिक पुनरावलोकन मूल संरचना का हिस्सा है। सेकंड है, द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शात्मक अधिकार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। और थर्ड है, हाई कोर्ट्स आल्सो एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू, उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हैं। तो जो आपके पास ऑप्शन है वो है पहला और तीसरा, सेकंड है फर्स्ट, थर्ड है सेकंड और थर्ड, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला और तीसरा, यानी कि पहला जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है, हाई कोर्ट्स आल्सो एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू। जी, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो उच्च न्यायालय है ये भी न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हैं। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि ये क्या बोला गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेटमेंट 1 की, कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एक फेमस केस सुना होगा आपने, मिनर्वा मिल्स केस, जो 1980 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली ये कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? यानी कि यह संविधान का एक मूल संरचना है, यानी कि अगर संविधान में संसद के द्वारा कोई संशोधन भी किया जाता है, फिर भी जो संविधान का मूल ढांचा है उसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता है। यह पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। ठीक है, आपने देखा होगा आर्टिकल 32 में बात की गई है 5 रिट्स की, और वैसे ही आर्टिकल 226 में बात की गई है हाई कोर्ट्स में रिट्स जारी करने की, जो किसके लिए है? बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक तरीके से क्या करता है? हमारे संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट क्यों था, कि द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी jurisdiction is binding on the president, क्योंकि अंडर आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस। However, this opinion is strictly advisory. The president is not bound to follow it. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 है, आर्टिकल अनुच्छेद 143 से, वो यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो ओपिनियन ले सकता है किसी भी लॉ या पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले में, लेकिन यह जो ओपिनियन है वो सिर्फ सलाहकारी एडवाइजरी होगा, वो प्रेसिडेंट को फॉलो करने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होगा, कि द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट। ठीक है, आप
ओपिनियन ले रहे हो वो सही है, लेकिन आपको उस ओपिनियन को मानना ही है, यह बाध्यकारी प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है हाई कोर्ट ऑल्सो एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आर्टिकल 2026 अनुच्छेद 2026 में कहा गया है कि हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव द पावर टू चेक इफ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो आर्टिकल 226 है 226 है, वो क्या बोलता है कि हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है कि जो भी लॉ पास किया गया है विधानसभा लेजिस्लेचर के द्वारा या कोई भी जो एक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना तो नहीं करता है। अगर ये ऐसा होता है तो जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो गवर्नमेंट या लोकसभा या विधानसभा को ऐसे किसी भी कार्य को करने से रोकता है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगता है कि मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो कुछ करेक्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में जाकर मुझे अपनी सलाह दें कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए। एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।